हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में पार्ट 5 पढ़ रहे हैं जो पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट के पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके हैं और पार्लियामेंट में हम लोगों ने 2 क्लास कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरा क्लास करेंगे पार्लियामेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कम से कम यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें आज 3rd क्लास हम लोग पार्लियामेंट में देख रहे हैं, ठीक है। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आ रही है तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन द मनी बिल एंड द फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल का जो है डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि जो मनी बिल होता है वो फाइनेंशियल बिल का पार्ट होता है, ठीक है। वित्त विधेयक का भाग होता है, कौन? धन विधेयक, ठीक है। तो जो मनी बिल है वो बेसिकली आर्टिकल 109 के तहत लाया जाता है, ठीक है। और जो फाइनेंशियल बिल होता है वो 117 आर्टिकल 117 के तहत, जो मनी बिल है वो आर्टिकल 110 के तहत डिफाइन किया गया है। जो फाइनेंशियल बिल है उसमें मनी बिल तो है ही है, आर्टिकल 110 प्लस अदर सब्जेक्ट को भी ऐड किया गया है, ठीक है। जो है मनी बिल में मनी बिल बेसिकली फाइनेंशियल बिल का पार्ट है, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल जो है वो मनी बिल नहीं होता है। तो ये जो है कथन करके पूछ लेगा स्टेटमेंट, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से स्टेटमेंट बनता है और पूछा भी है इससे पहले यूपीएससी ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मनी बिल जो है पार्ट है किसका? फाइनेंशियल बिल का, ठीक है। और जो है फाइनेंशियल बिल का जो फाइनेंशियल बिल भी जो है मनी बिल हो सकता है, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होगा। तो ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। आगे ओनली जो मनी बिल होता है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। 14 दिन तक राज्यसभा रोक सकता है, उसके बाद जो है अगर वो वापस नहीं भेजता अपने सिफारिशों के साथ तो पास माना जाएगा, ठीक है। इसमें जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती, किसमें? मनी बिल में जॉइंट सेटिंग नहीं हो सकती। और प्रेसिडेंट को इसमें आर्टिकल 111 के तहत अधिकार प्राप्त नहीं है, उनको जो है क्योंकि पूर्वानुमति प्राप्त होता है मनी बिल में, इसलिए उसे जो है अनुमति देना होता है जब राष्ट्रपति के पास जाता है। और जो फाइनेंशियल बिल में देखते हैं कि ये बेसिकली इसमें जॉइंट सेटिंग होगा, ठीक है। जॉइंट सेटिंग, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और ये इसमें जो है राष्ट्रपति को पावर है आर्टिकल 111 के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं कि बेसिकली 3 सत्र जो है नॉर्मल रूप से बुलाए जा रहे हैं। वैसे संविधान कह रहा है कि कम से कम 2 सत्र बुलाए जाएं और 6 महीने से अधिक का समय ना हो, ठीक है। राष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन जो है भारत में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। पहला बजट सत्र जो फरवरी में स्टार्ट होता है, 1 फरवरी से, ठीक है। दूसरा मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक होता है, और तीसरा है विंटर जो है नवंबर दिसंबर तक चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 3 सत्र हैं, तीनों पूछ लेता है कभी कभी। आगे हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, देखते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक कैसे पास होता है। तो बेसिकली जो संविधान संशोधन विधेयक है ये भारत के संविधान के भाग 20 में है, आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। दोनों सदनों में लाया जा सकता है और साधारण एवं विशेष बहुमत द्वारा इसे पास किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 368 सबसेक्शन 2 कहता है कि दोनों राज्यसभा और लोकसभा विशेष बहुमत से पास करें, उसके साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमति हो, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति जो है, ये जो राज्य का भी इम्पोर्टेंट जुड़ा होगा, ऐसे विधेयक में जो है आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेना आवश्यक होता है विशेष बहुमत के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के इलेक्शन को चेंज करना है, ठीक है। तो इसके लिए और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के अधिकारों को कम करना है, तो इस प्रकार का लाया जाता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के देख लेना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन वो जो राष्ट्रपति हैं उनसे रिलेटेड या स्टेट के किसी सब्जेक्ट को अधिग्रहित किया जाता है तो भी स्टेट की अनुमति लेना होता है। तो 50% से अधिक राज्यों की अनुसमर्थन प्राप्त करना होता है। आर्टिकल 107 कहता है कि इफेक्ट ऑफ द डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो जब लोकसभा का डिजोल्यूशन यानी कि विघटन हो जाता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है बिल पर? तो लोकसभा में जो लंबित बिल होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, राज्यसभा में लंबित होते हैं और लोकसभा में पारित नहीं होता है तो बिल लंबित नहीं होंगे, क्योंकि वो लोकसभा में पारित ही नहीं हुआ है, राज्यसभा में पेंडिंग है तो पारित नहीं होगा। राज्यसभा में लंबित, लोकसभा से पास, अगर लोकसभा से पास और राज्यसभा में लंबित है तो वो जो है समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो लोकसभा में पास है, वो नहीं माना जाएगा, ठीक है।
और इसमें जो है जॉइंट सेटिंग बुलाने पर समाप्त नहीं है, ठीक है। जब इस तरह जब केसेस होते हैं कि राज्यसभा में पेंडिंग हो और लोकसभा से पास हो और विघटन हो जाए तो जो है जॉइंट सेटिंग बुलाई जा सकती है, ठीक है। वैसे तो समाप्त होगा लेकिन जॉइंट सेटिंग भी बुलाई जा सकती है। आगे राज्यसभा एवं लोकसभा पास्ड, अगर कोई बिल को पास कर देते हैं उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, उस समय जो है विघटन हो जाता है और लोकसभा विघटित हो जाता है, तो लोकसभा के विघटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट उसके लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकता है जो न्यू लोकसभा आएगी उसको, ठीक है। तो न्यू लोकसभा उस पर पुनर्विचार कर सकती है। आगे इसमें 5वां है लोकसभा में प्रस्ताव, संकल्प और संशोधन, अनुदान, ये सब समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। जो ये सब पूछ लेगा क्वेश्चन की प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा का विघटन हो गया तो क्या होगा, तो वो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे सामान्य बजट जो है, बजट को देखते हैं तो बेसिकली सामान्य बजट जो है वार्षिक वित्तीय विवरण इसको कहते हैं, संविधान में लिखा है, ठीक है। बजट शब्द संविधान में उल्लेख नहीं है, तो आर्टिकल 112 के तहत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण लाया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद चर्चा होती है, उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा जांच किया जाता है। ये सब आगे हम लोग डीपली पढ़ेंगे। इसके बाद अनुदान की मांग की जाती है, उसके बाद विनियोग एवं वित्त विधेयक पारित किया जाता है, ठीक है। वित्त विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति सत्र को बुला सकता है, सत्रावसान कर सकता है और संसद को विघटित कर सकता है, तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल 85 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे जो है बजट लाया जाता है और पास होता है, तो बताते हैं। प्रोसीडिंग इन द फाइनेंशियल मैटर, तो पहला है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 112, तो 112 से लेकर 117 तक इसमें जो है और 112 का बजट जो है उल्लेख नहीं है संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण है जो है। राष्ट्रपति जो है हर वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है, वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, वित्तीय वर्ष होता है और इसमें राष्ट्रपति जो अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण संसद में रखाएगा, ठीक है। 2017 के पहले जो है रेल बजट अलग पास होता था, लेकिन 2017 से जो है रेल बजट जो है बजट का पार्ट हो गया है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं कि जो है इसको कैसे पास करते हैं, तो बजट की प्रस्तुति होता है, ठीक है, और बजट का प्रस्तुत राष्ट्रपति की सिफारिश पर बजट लोकसभा में पेश होता है पहले, ठीक है। तो बजट लोकसभा में पेश होता है और इसके बाद आम बहस होती है, ना कोई संशोधन ना कोई मतदान बहस में, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल 113 कहता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये केवल लोकसभा में लाया जाएगा, तो ये होता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में डिमांड फॉर ग्रांट्स लाया जाता है और जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पर भारित नहीं एवं संसद में मतदान नहीं, ठीक है। आगे डिमांड फॉर ग्रांट रिजेक्ट और कटौती प्रस्ताव पास हो जाता है अगर, ठीक है, रिजेक्ट हो जाए डिमांड फॉर ग्रांट्स या कटौती प्रस्ताव पास हो जाए तो काउंसिल मिनिस्टर को त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि उसकी बहुमत नहीं है उस समय, ठीक है, उसे पास कराना चाहिए लोकसभा में। आगे विनियोग विधेयक होता है जब एप्रोप्रिएशन बिल, तो बेसिकली आर्टिकल 114 जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं, तो ध्यान रखना। एप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114 के तहत आता है और जो है इस बिल को लाना होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए, ठीक है। आगे प्रत्येक एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है विनियोग विधेयक वो मनी बिल होता है, ठीक है, सभी मनी बिल होते हैं, उसी प्रकार पारित किया जाता है। और जिस प्रकार मनी बिल पारित किया जाता है, पहले पूर्वानुमति ला के फिर केवल लोकसभा में राष्ट्रपति को सीमित शक्तियाँ, फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति को अनुमति देना ही होगा, ऐसे जो है विनियोग विधेयक भी पास होता है, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं वार्षिक वित्त विधेयक क्या है, तो वित्त मंत्री के बजट भाषण के तुरंत बाद प्रस्थापित किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 115 और 116 में जो है अदर ग्रांट्स की बात की गई है, 115 में अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की बात की गई है, ठीक है। अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान किस आर्टिकल के तहत बात की गई, तो 115 के तहत। लेखानुदान या वोट ऑन ग्रांट, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोट्स ऑन अकाउंट, तो यह बेसिकली लेखानुदान लोकसभा ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम अनुदान कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दे
सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब विनियोग विधेयक पारित संभव ना हो तब क्या लाया जाता है, लेखा अनुदान, वोट्स ऑन अकाउंट। ऐसे लोकसभा में वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिम अनुदान कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दे सकती हैं। आगे सम फैक्ट्स अबाउट द बजट, बजट के से कोई रिलेटेड फैक्ट है। तो फर्स्ट टाइम 18 फरवरी 1960 को जो है लॉर्ड कैनिंग के टाइम जो है बजट लाया गया था, ठीक है। कब लाया गया था, 1860 में। और जो है जेम्स विल्सन जो है भारतीय बजट के प्रणेता और यही जो है वित्त मंत्री थे और यही लाए थे, ठीक है, पहली बार। बजट परंपरा इन इंडिया, तो बेसिकली बॉम्बे प्लान जो था 1944 में, जो जॉन मथाई, जीडी बिरला एवं जेआरडी टाटा द्वारा जो है बनाया गया था, जो भी उसका भी योगदान है भारतीय बजट में, ठीक है। आगे देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद जो है स्वतंत्रता के बाद 26 नवंबर 1947 को फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. षणमुगम शेट्टी जो है अंतरिम बजट पेश किए थे, जबकि जो है स्वतंत्र भारत का जो है आफ्टर रिपब्लिक जो है जॉन मथाई ने फर्स्ट जो पहला अपना पहला मंत्रालय था, ठीक है, अंतरिम नहीं, जो स्वतंत्र मंत्रालय था वो जो है जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था बजट, ठीक है। रेल बजट से रिलेटेड समिति थी एकवर्थ कमेटी 1921, तो ध्यान रखना। मोरारजी देसाई 10 बार जो है बजट पेश कर चुके हैं, ठीक है। अभी तक मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश कर चुके हैं, तो ये ध्यान रखना, 6 बार लगातार, ठीक है, सबसे ज़्यादा। लेकिन निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश कर चुकी हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पहली पूर्णकालिक महिला फाइनेंस मिनिस्टर यही है, निर्मला सीतारमण। अब आगे देखते हैं, कुछ संसदीय प्रक्रिया है, ठीक है, उसके तहत जो है जैसे कि उसके साथ हम लोग जो है प्रश्नकाल देखेंगे, ठीक है। संसदीय प्रक्रिया में क्वेश्चन आवर, तो बेसिकली ये कार्यवाही का फर्स्ट आवर होता है, ठीक है। प्रश्नकाल जो होता है वो कार्यवाही का पहला घंटा होता है 11 से 12, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में आया था 1721 में, ठीक है, और इंडिया में जो है 1872 में जो है इसे लाया गया था। ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है, क्या, क्वेश्चन आवर 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन है पहला, तो पहला है स्टार्ट क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न, ठीक है, ये 10 दिन के पूर्व सूचना पर लाया जाएगा, स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि तारांकित प्रश्न। तो इसमें मौखिक उत्तर देता है, ठीक है, वो लिखित पूछेंगे लेकिन इसमें मौखिक उत्तर देना होता है। और पूरक प्रश्न भी पूछता है विपक्ष या कोई मतलब मेंबर, ठीक है, मंत्री से क्रॉस क्वेश्चन करता है। और प्रश्न तारांकित हैं या नहीं, इसका जो डिसीजन है वो स्पीकर और चेयरमैन करते हैं, ठीक है। आगे है सेकंड है अनस्टार्ड क्वेश्चन, तो अतारांकित प्रश्न, ठीक है, इसमें जो है उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, ठीक है। और जो है इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते क्योंकि लिखित उत्तर होता है, ठीक है। इसमें भी 10 दिन के पूर्व अनुमति मतलब लेना होता है और देना होता है मतलब क्वेश्चन, और संबद्ध मंत्री लिखित उत्तर सदन पटल पर रख देता है, ठीक है। आगे है अल्प सूचना प्रश्न, तो ये लोक महत्व के तत्कालीन मामले से संबंधित है और कम समय के सूचना पर पूछा जाता है 10 दिन के अंदर, ये मौखिक उत्तर होता है इसमें, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है ये। आगे देखने शून्यकाल 0 आवर जो है ये भारत की देन है, तो ये ध्यान रखना किसकी देन है, भारत की, 1962 से स्टार्ट हुआ है। और प्रश्नकाल के तुरंत बाद की घंटा ये होता है, ठीक है, यानी कि 12 से 1 का। और बिना पूर्व सूचना के पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई प्रश्न उठाया जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई सूचना देने की जरूरत नहीं है और ये जो है वहीं पर सेशन में सीधा क्वेश्चन उठाया जा सकता है, ठीक है, इसे कहते हैं शून्यकाल। और ये जो है क्वेश्चन आवर के बाद यानी कि 12 से 1 बजे के बीच होता है, ठीक है। प्रश्नोत्तर सत्र होता है ये बेसिकली, इसमें क्वेश्चन मेंबर पूछेंगे और मंत्री आंसर देंगे, ठीक है, ये भारत की देन है। इसमें केवल 20 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं एक दिन में, ठीक है। अल्पकालिक चर्चा, ये 2 घंटे की चर्चा होती है बेसिकली, ये गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लोक महत्व के विषय पर पूछा जाता है मंत्रियों से, ये मंगलवार एवं गुरुवार को होता है, ठीक है, 1953 से ये स्टार्ट है। व्यवस्था का प्रश्न पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक होता है, ठीक है। आगे है संसदीय प्रस्ताव, पार्लियामेंट्री मोशन क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रस्ताव होते हैं, ठीक है। तो पहला है स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन, तो बेसिकली ये क्या होता है स्थगन प्रस्ताव, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देश में कोई विशेष घटना घट जाए तो वर्तमान सदन की कार्यवाही को रोकने के लिए लाया जाता है, सदस्य लाता है, ठीक है।
कार्य स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं इसको। कम से कम इसमें 50 सदस्य द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। प्रस्ताव पास होना सरकार के लिए अपमानजनक होता है, लेकिन इससे सरकार को त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी कि स्थगन प्रस्ताव से त्यागपत्र नहीं देना होता है अगर पास हो जाए तो ध्यान रखना है, ठीक है। 50 सदस्य लाते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है, कॉल अटेंशन मोशन। तो बेसिकली स्पीकर की अनुमति से सदस्य मंत्री का ध्यान सार्वजनिक हित की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर करता है या उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, ठीक है। ये भारत की देन है, 1954 से भारत में लागू है। और स्थगन प्रस्ताव का क्षेत्र ये सीमित करता है, क्योंकि ये सेम उसी तरह है, ठीक है। आगे विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली इसमें मिनिस्टर जो है तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर संसद सदस्यों को गुमराह अगर करता है तो जो है मंत्री के विरुद्ध लाया जाएगा, ठीक है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, इसका ऑब्जेक्टिव है मंत्री की निंदा करना, और इससे जो है त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें केवल निंदा होती है। आगे है निंदा प्रस्ताव, सेंस्योर मोशन। तो इसमें क्या होता है, सरकार की नीतियों या किसी कार्य की आलोचना करने के लिए विपक्ष द्वारा मंत्री विशेष या शासन के विरुद्ध जो है लाया जाएगा ये, ठीक है। निंदा प्रस्ताव सरकार की नीतियों का आलोचना करने के लिए कारण आधार बताना होगा, ठीक है, किसको, स्पीकर या चेयरमैन को। और पारित होने पर सरकार को सदन में बहुमत सिद्ध करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। निंदा प्रस्ताव आया यानी कि तुम्हारे किसी पॉलिसीज ये की आलोचना हो रही है तो तुम्हें जो है इसमें आपको फिर सिद्ध करना होगा अपनी कॉन्फिडेंस को, ठीक है, लोकसभा में। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, यानी कि बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को, ठीक है। इसमें लोकसभा में पारित मतलब सरकार के प्रति अविश्वास, तो त्यागपत्र देना होगा, यानी कि कटौती कट मोशन से त्यागपत्र देना पड़ सकता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, ठीक है, नीतियों की कट के लिए होता है, ठीक है, कटौती के लिए होता है। इसमें एक सिंबॉलिक रूप 1 रुपये की कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। किसी विशेष मांग के लिए किसी नीति के अस्वीकार करने के लिए, ठीक है, कटौती प्रस्ताव का सबसे गंभीर रूप है ये, ठीक है, ध्यान रखना। डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी कट। दूसरा इकोनॉमिक कट, विशिष्ट मद के लिए मांगी गई राशि में कमी के लिए होती है, ठीक है। और तीसरा है प्रतीक कटौती, तो इसमें 100 रुपये का होता है, ठीक है, कटौती सिंबॉलिक, और इसमें उत्तरदायित्व से संबंधित होता है, विशेष विषय पर जो है लाया जाता है। अगला है सबसे इम्पोर्टेंट जो है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, लाया जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं है तो ध्यान रखना। आर्टिकल 118 के तहत सदन नियम बनाती है, उसी के तहत जो है सदन 118 के तहत नियम बना सकती है, उसी नियम में बना रखी है कि अविश्वास प्रस्ताव, तो उसी के तहत लाया जाता है। नियम है 198 के तहत। ये केवल लोकसभा में लाया जाएगा और कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन चाहिए, और जो है कारण बताना आवश्यक नहीं है इसमें, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रति अविश्वास लाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम 1903 में जो है अगेंस्ट द नेहरू, 1903 नहीं 1963 में जो है नेहरू के खिलाफ लाया था, और वो आचार्य JB कृपलानी जी थे, ठीक है, लाए थे। तो ध्यान रखना पहली बार नेहरू के खिलाफ आया था 1963 में, जब 1962 का युद्ध हार गए थे चाइना से। अभी तक 28 बार तक रखा गया है, ठीक है, लेकिन जो है एक बार केवल इसे जो है 1978 में पास किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना एक बार अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन 28 बार लाया जा सका है, ठीक है। मोरारजी देसाई इससे पहले ही त्यागपत्र दे दिए थे। एक है विश्वास प्रस्ताव, तो ये भारत की देन है, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव किसका देन है, कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये भारत का देन है। इसमें जो है PM या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगेंस्ट MPs द्वारा लाया जाता है। इसमें राष्ट्रपति कहता है लाने को, ठीक है, सदस्यों को कहता है लाने के लिए, क्योंकि वो जानना चाहता है कि जो प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कॉन्फिडेंस में है नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम 1979 को जो है चौधरी चरण सिंह के खिलाफ लाया गया था, लेकिन उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दिया। 1990 में BP सिंह के खिलाफ लाया गया। 1997 में HD देवगौड़ा के खिलाफ लाया गया, ठीक है, और ये सब पास भी हुए थे। अगला है धन्यवाद प्रस्ताव। प्रत्येक प्रथम वर्ष सत्र के आरंभ में या जब चुनाव जीतते हैं तब जो है राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं। आर्टिकल 87 के तहत जब वो अभिभाषण देते हैं तो उसके उपलक्ष्य में जो है धन्यवाद प्रस्ताव सरकार पेश करती है, ठीक है। उस पर जो है लोग उनके संबोधन पर जो है जो रिएक्शन होता है, प्रस्ताव लाया जाता है, उसे धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है।
तो उसमें सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को जो है बताती हैं राष्ट्रपति जी। उसमें सरकार द्वारा दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। संसदीय समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली संसद जो है, संसद का बहुत सा काम जो है यही केवल कर देती हैं संसदीय समितियां। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी हेल्पफुल होती हैं संसद के लिए। ठीक है, जैसे कि किसी बिल को चेक करना, ठीक है, या जांच करना। तो इसमें विधायी कार्यों को संपन्न करने एवं कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का भी इनको जो है अधिकार या कार्य होता है। विकास, इसका विकास जो है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड 1919 रिफॉर्म के तहत हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 1919 का जो एक्ट आया था मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड, उसके तहत जो है आया था। एंड लघु संसद इसे भी कहते हैं, जो है संसदीय समितियां जो होती हैं उन्हें लघु समितियां कहते हैं। आर्टिकल 118 जो है, जो संसद को अधिकार देती है नियम बनाने के लिए सदन को, वो बेसिकली प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के तहत जो है दो तरह की होती हैं। एक जो है स्टैंडिंग कमेटी यानी कि अस्थायी समितियां, दूसरी एडहॉक कमेटी यानी कि तदर्थ समितियां। ठीक है, पहला देखते हैं स्टैंडिंग कमेटियां में। तो ये बेसिकली इसमें वित्तीय समितियां को देखते हैं। तो वित्तीय समितियों में प्राक्कलन समितियां, लोक लेखा समिति या लोक उपक्रम समिति, 3 समितियां होती हैं जो कि स्टैंडिंग यानी कि अस्थायी समितियां होती हैं, 1 साल के लिए होती हैं। ठीक है, ये वित्तीय समितियां कहलाती हैं। ठीक है, तो और जैसे समितियां विभागीय होगा, जांच के लिए होगा, सदन की समितियां होगा, छानबीन समितियां, सेवा सलाहकार, अस्थायी समितियां होंगी। ठीक है, तो पहले इन तीनों को देखते हैं, प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक उपक्रम। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और लगातार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्राक्कलन समितियां, इसे एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, ये सबसे बड़ी समितियां होती हैं क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से आते हैं। ठीक है, पहले इसमें 25 थे 1956 के पहले, लेकिन 1956 में इसमें 30 कर दिया गया और 30 लोकसभा से आते हैं। ठीक है, और जो है इसका चुनाव जो है वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के तहत होता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा के और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी के तहत ये भी चुनाव होता है। और जो है ये 1 वर्ष के लिए होती हैं। ये 1950 में स्थापित किया गया था जॉन मथाई की कमेटी के आधार पर। ठीक है, इसका गठन किया गया है बजट प्रस्तुत करने। इसका गठन हर साल जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है जब 1 फरवरी को, उसके बाद जो है इसका जो है गठन किया जाता है। ठीक है, बजट के बाद। मिनिस्टर इसके सदस्य नहीं होते, पहले 25 सदस्य होते थे लेकिन 30 हो गए, मैंने बताया 1956 में। सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय पर समीक्षा करने के लिए गठन होता है। सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश होती है इसमें। एंड समितियां मितव्ययिता समिति कहलाती हैं। ठीक है, इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं। इसकी जुड़वा बहन है लोक लेखा समिति। तो अब आओ लोक लेखा समिति देखते हैं। तो लोक लेखा समिति में बेसिकली 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। 1921 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है इसे सिफारिश, उसमें जो है उसके आधार पर जो है 1921 में स्थापित किया गया था। और ये भी जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इसका वोटिंग होता है। और इसके स्पीकर जो है चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। तो लोक प्रकलन में भी और इसमें भी कौन अपॉइंट करता है? तो स्पीकर। ठीक है, 1967 में जो है 67 से अपोजिशन लीडर के जो है व्यक्ति जो है इसका अपोजिशन से इसके जो है अध्यक्ष बनते हैं। और प्राक्कलन में जो पार्टी है उसके। ठीक है, 1 साल का होता है। इसमें जो है लेन देन संबंधी जांच की जाती है और सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग एवं अनिश्चितता को संसद के समक्ष लाना होता है। ठीक है, ये जो है कैग की रिपोर्ट की जांच करता है। ठीक है, कैग को मित्र या पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। ठीक है, ये और कार्य करेगा जैसे कि कैग जांच करेगा कैग की रिपोर्ट, और विनियोग एवं वित्त लेखा को देखेगा, अपव्यय, अकुशलता या भ्रष्टाचार की जांच करेगा। ठीक है, आगे सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक है, तीसरा है सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कि PSUs के बारे में। ठीक है, PSUs मतलब जो सरकारी कंपनियां होती हैं। प्रतिपादक कौन था इसका? तो JB मालवंकर थे, ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। ठीक है, 1964 में कृष्णन मेनन
कमेटी के आधार पर 1964 में इस्टेब्लिश किया गया। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। ये भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग के तहत इसका चुनाव होता है। 1 साल का कार्यकाल होता है। किनका कार्य होता है? कैग की रिपोर्ट का जांच करना और उपक्रम व्यापारिक सिद्धांतों एवं विवेकीपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार चल रहा है कि नहीं, ये ध्यान रखेगा, क्योंकि PSU जो है उसका मोटो होता है प्रॉफिट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब विभागीय समितियों को देखते हैं। ठीक है, विभागीय समितियों का कार्यकाल भी 1 साल का होता है और ये लोकसभा की नियम समिति जिसके पदेन अध्यक्ष स्पीकर होते हैं ने 1889 में वित्तीय विभागों की स्थापना की थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम 3 विभागीय समितियों की स्थापना जो है पहला कृषि, दूसरा पर्यावरण एवं विज्ञान, तीसरा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति की स्थापना, और समय समय पर जो है इन समितियों, विभागीय समितियों की स्थापना की जाती है। ठीक है, जांच समितियां होती है तो पहला विशेषाधिकार समिति, ये सदन और उसके सदस्यों की विशेषाधिकारियों की रक्षा करना होता है इसका। ठीक है, ये बेसिकली ये समिति जो है कि उल्लंघन के मामलों की जांच करती है। ये कोई विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहा है मंत्री तो उसकी जांच करेगा। दूसरा याचिका समिति, ये सदन में जनता द्वारा सामान्य हित के लिए याचिकाओं पर विचार करने हेतु याचिका समिति की नियुक्ति की जाती है, और ये लोकसभा में 15 सदस्यों का और राज्यसभा में 10 सदस्यों का होता है। आचार्य समिति क्या होता है? तो आचार्य समिति बेसिकली आचार्य समिति, तो इसमें बेसिकली 1997 राज्यसभा में 1997 में और लोकसभा में 2000 में जो है आचार समिति बनाई गई। अगला है सदन की समितियां, तो इसमें जो है नियम समितियां होते हैं, सदन में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम से संबंधित होती है। लोकसभा में जो है ये नियम समितियों में 15 लोग होते हैं, 1 स्पीकर तथा 14 अदर लोग होते हैं, सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 16, 1 जो चेयरमैन होते हैं प्लस 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, दूसरा है कार्य मंत्रणा समिति, ये इसके समिति होते हैं, जो सदन होते हैं उसके समितियाँ हैं। ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति, तो इसके जो है नियम समिति और कार्य मंत्रणा समिति दोनों के अध्यक्ष जो है वहाँ के वो होंगे, मतलब स्पीकर एंड चेयरमैन होंगे, सदन के जो लीडर होते हैं। एंड सदन के ये जो है कार्य मंत्रणा समिति जो है सदन के कार्यक्रम तथा समय सारणी को विनियमित करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तदर्थ समिति होती है, एडहॉक कमेटी दूसरी कमेटी, तो वो प्रवर या संयुक्त प्रवर समितियां पहला होती हैं, दूसरी किसी विशिष्ट मामलों की जांच के लिए स्थापित की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस तरह हम लोग पार्लियामेंट को समाप्त करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने काफ़ी बढ़िया से इसको कंक्लूड किया है। ठीक है, आप देखना, अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, और आई होप मेरी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है, तथा अपना फीडबैक दें। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।